नमस्कार, मैं प्रियम बदन नथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी पे। सुभाष चंद्र बोस जी पे मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो प्लीज़ आप नीचे मैंने बॉक्स में इनके लिंक सेंड किए हैं, आप प्लीज़ वो देखिए ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं बना रही हूँ पार्ट 3। तो हम बात कर रहे थे पार्ट 2 तक हमने बात की थी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस तरीके से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आगे हम जो बात करेंगे कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और किस तरह से हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई। जो उस टाइम की बात कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात थी। तो इस रेजिमेंट में भी जो महिलाएं थी, इन्होंने भी आज़ादी में भाग लिया पूरा। अब बात क्या हुई, अब इसके बाद जब हमारी नेताजी ने जो आज़ादी की लड़ाई के लिए जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, अब ये धीरे धीरे क्या करने लगे, जो ब्रिटिश सरकार है उस पर हमला करने लग गए, है ना, उनकी सेनाओं को। और ये हमला इनकी जो पहली प्राथमिकता थी, वो बोलते थे भाई जो हमारे सामने जो विपक्ष में है, अगर वो हिंदुस्तानी सिपाही है उसे मारना मत। उसको उल्टा वो ये समझाते थे, बेवकूफ़ हमारी तरफ आ जा, तो वहाँ गुलाम उन अंग्रेजों की तरफ क्या कर, हमारी तरफ हो। तो उन्होंने एक तरह से ना विद्रोह भी कर दिया, जो अंग्रेजों की सरकार में विद्रोही हो गए। लोगों ने कहा ये तो सही बात है, वो आदमी हमारे देश के लिए लड़ रहा है और हम इन अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं। तो कई सैनिक ऐसे थे जो वापस इधर की साइड हो गए, सुभाष जी की तरफ। और ऐसे लड़ते लड़ते उन्होंने कई जगह उन्होंने कब्जा कर लिया था, मतलब कोहिमा, पालोल और भी जगह जो हमारे, उन्होंने अंग्रेजों से उससे मुक्त करवा दिया। और वो आगे बढ़ रहे थे, उनकी सेना बड़ी वीरता से आगे बढ़ रही थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो नेताजी बहुत जल्दी दिल्ली तक कब्जा कर लेते, बहुत जल्दी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का भाग्य था, दुर्भाग्य था, जो नहीं हो पाया ये सब। उस समय अचानक से फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया। एक्चुअल में ये थोड़ा जापान की ही सहायता से हम आर्थिक रूप से हमें मदद कर रहा था जापान। तो जब जापान ने हमारी आर्थिक रूप से मदद करनी बंद कर दी, तो हमारे जो सैनिक थे उनको खाने की दिक्कत आ गई, और जो बीमार होते थे मेडिसिन की दिक्कत आ गई। तो फिर इस तरीके से तो लड़ा नहीं जा सकता था ना। तो मजबूरी में फिर जो नेताजी थे, जो हमारी जो सेना थी उनकी आगे बहुत अच्छे से लड़ रही थी, बहुत वीरता से लड़ रही थी, लेकिन मजबूरी में। और दूसरी चीज़ क्या हुई, एक तो जापानियों ने आर्थिक मदद बंद कर दी, उस बीच बारिश का माहौल था, बहुत बुरी तरह बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश। तो कुछ उससे भी नुकसान हो गया उनका, वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस तरीके से फिर नेताजी ने कहा कि अभी हम समय आने पे दोबारा युद्ध शुरू करेंगे, आप वापस आ जाइए। तो नेताजी ने क्या किया, उनको अपना युद्ध खत्म करने, मतलब विराम दे दिया युद्ध को, और सैनिकों को आदेश दिया कि अभी आप रहने दीजिए। इसके बाद ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है नेताजी के साथ। 18 अगस्त 1945, केवल ये 48 साल के थे हमारे नेताजी। अब जब ये सब युद्ध विराम अवस्था में आ गया, नेताजी थोड़ा इसकी व्यवस्था कर रहे थे कि भैया हम कैसे रणनीति बना रहे थे। तो उन्होंने वो जापान के विमान से जा रहे थे कहीं, तो अचानक से जापान का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी हमारे शहीद हो गए। लेकिन ये बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एक रहस्यमय सवाल है, इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं। कुछ कहते हैं कि एक्चुअल में वो विमान तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। कुछ कहते हैं दुर्घटना हुई लेकिन नेताजी बच गए थे। कुछ कहते हैं कि उसके बाद नेताजी को रूस में देखा गया। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि कोई गुमनामी बाबा थे, वो नेताजी थे। अब एक्चुअल में बात क्या है, इस पे कई कमेटियां भी बैठी, लेकिन क्लियर कहीं पे भी नहीं हो पाया
लेकिन कुल मिला के हमारे देश के लिए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अगर नेताजी जिंदा होते तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते और हमारा देश कुछ और ही होता है। तो उनकी मौत के बाद अब जो भी है उसके बाद नेताजी का कुछ भी पता नहीं चला। तो यही माना जाता है कि ऑफिशियली तौर पे 18 अगस्त 1945 में उनका मौत या उनकी जो शहीद हुए हमारे देश के लिए उसी दिन माना जाता है। अब बात आती है कि भाई वो जो युद्ध हुआ था, क्यों किया वो युद्ध, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ा। कई ऐसे भी बोलते हैं लोग, वो तो हार गए तो वो तो फिर कुछ हुआ ही नहीं उसका। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो युद्ध हुआ था ना, आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध लड़ा था, केवल युद्ध नहीं था। नेताजी ने जब ये युद्ध मतलब समाप्त हो गया था, उसके बाद भी जो हमारे भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सरकार में, उनके अंदर एक विद्रोह की भावना आ गई। उनके मतलब बहुत वो एक इमोशनली अटैचमेंट थे। पूरा देश नेताजी से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल दिल से इमोशनल था कि हमारे नेताजी हमारे लिए इतना कर रहे हैं और अब बाद में उन्होंने हमारी जान भी दे दी। तो उन सैनिकों को तो बड़ी ग्लानि हुई कि वो आदमी तो हमारे लिए लड़ रहा है और हम इनके उल्टा उनके साथ लड़ रहे हैं, जो हमें गुलाम बना रहे हैं। तो जो भारत के सैनिक थे और लाखों की हजारों की संख्या में थे, तब थल सेना में थे और नभ में थे, हर जगह थे, जल सेना में थे, तो सब जगह भारतीय सैनिक थे हमारे। तो उनके अंदर क्या हो गया, एक विद्रोह की भावना आ गई। उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, ब्रिटिश सरकार में लड़ने से मना कर दिया उनका। वो ज़्यादा कहना नहीं मानते थे और अंदर ही अंदर वो चाहते, अगर मान लो ब्रिटिश सरकार कहती थी कि भाई कहीं उनकी ऐसी जगह ड्यूटी लगाती थी कि कहीं आंदोलन हो रहे कि इन पे लाठी चार्ज करो, तो वो नहीं करते थे लाठी चार्ज। तो फिर वो ब्रिटिश सरकार को तो ये लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है जिनके भरोसे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है वो फौज की सहायता से देश पे राज कर सकती है। कोई भी गवर्नमेंट है, अगर फौज ही उसके साथ नहीं देती तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि देश की आज़ादी में खुद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद वो इंडिया आए, तो बंगाल के राज्यपाल ने उन्हें ऐसे ही पूछा कि भाई देखो आप लोग तो द्वितीय विश्व युद्ध भी जीत गए थे, तो हमें आपने आज़ादी क्यों दी, आप तो आसानी से हम पे और राज करते 50 साल, हमारी तो ऐसा कुछ। उन्होंने कहा जो हमारी सेना में, जो भारतीय सेना है उसमें जो विद्रोह उत्पन्न हुआ उससे हमारी सरकार परेशान हो गई थी और उनको लगा कि अब हम इस पे काबू नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे वहाँ के एटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने माना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे आज़ाद हिंद फौज है उनका बहुत बड़ा रोल है देश की आज़ादी में। अब ऐसा नहीं है कि जो गांधी जी कर रहे थे आज जो आंदोलन और जो नेता थे उनका नहीं उनका रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनका भी अपना रोल है। उनके रोल को हम नकार नहीं सकते, गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन नेताजी का भी उतना ही ज़्यादा रोल है जितना गांधी जी का और दूसरे लोगों का था। तो ये एक बहुत बड़ा इनका सबक था अंग्रेज़ों को कि यहाँ के जो सैनिकों ने उनका साथ देना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने सोचा अब हम देश को आज़ादी कर देंगे, क्योंकि हमारे कहना तो मानेंगे नहीं है जो हमारे जो जितने भी सैनिक हैं। तो ये इस युद्ध के, चाहे वो असफल रहा युद्ध, फिर भी उसके ये असर रहे। अब बात करते हैं नेताजी के और दूसरे पहलू में। नेताजी की शादी के बारे में बात करते हैं। उनका जो विवाह था वो एक एमिली नाम की एक सेक्रेटरी थी उन्हीं की, ऑस्ट्रेलिया मूल की रहने वाली एक महिला थी, उनसे उन्होंने विवाह किया था हिंदी रीति रिवाज से 42 में। जानते वो 34 से उनको एक दूसरे को जानते थे, 42 में उन्होंने शादी की।
लेकिन बहुत टाइम तक इस विवाह को छुपाए रखा, कई कारण थे उसके। और उनसे एक पुत्री भी है जो अभी भी हैं, उनका नाम है अनीता बोस, अभी भी कई बार वो इंडिया आती हैं। तो उनकी शादी हुई थी और वो थी एमिली नाम की महिला थी। तो ये भी एक तरह से रहस्य है जी, नेताजी के हर चीज में रहस्य है। ये शादी भी उनका रहस्यमय जीवन था, बहुत समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी शादी भी हो रखी है, बहुत बाद में पता चला। और उनकी बातें करें, अब नेताजी के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो नेताजी जब कॉलेज के टाइम पे जो युवा अवस्था में थे, तो वो विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भी प्रभावित थे। तो उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि देखो विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके हमारी बात को रखा, हिंदुस्तान की जो हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्ववादी थे, उनकी अपनी बात रखने की जो विवेकानंद जी की क्षमता थी, तो वो उनको बहुत पसंद आई थी, किनको? नेताजी को। और जब उस समय विवेकानंद जी जो थे वो युवा जो लोग थे, जितने भी उस टाइम के युवक थे, उनके हीरो थे वो। क्योंकि अगर आपने मेरी विवेकानंद वाली बायोग्राफी नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। उन्होंने किस तरह से उन्होंने भी देश की आज़ादी में किस तरह से युवकों को प्रेरित किया कि आप अपने लिए लड़ो, उठो, जागो। तो इस बात से नेताजी उनसे बहुत प्रभावित थे। तो वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, जो विवेकानंद जी थे, आध्यात्मिक गुरु थे। और जो उनका राजनीतिक गुरु, वो अपने जो गुरु थे उनको चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इस तरीके से जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका पूरा जीवन इस तरीके से बीत गया। और एक तरह से हम कहेंगे एक बहुत रहस्यमय हमारे नेताजी थे। उनकी जो लाइफ है पूरी आज भी इतने लोग आए और गए, आज भी चर्चा का विषय है कि नेताजी की मौत कैसे हुई, नेताजी अचानक उधर कैसे गए, कैसे, बहुत इनके बारे में आज भी चर्चा होती है। तो इतने वो महान क्या कहेंगे हस्ती है, महान नेता थे, एक चमत्कारिक जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी, चमत्कारिक उनका व्यक्तित्व था। तो नेताजी ने अपने इतने व्यस्त जीवन में कुछ बुक्स भी लिखी। जैसे उन्होंने एक लिखी एक भारतीय यात्री, एक उन्होंने लिखा भारत का संघर्ष, और एक बुक लिखी उन्होंने आत्मकथा। वो लिख रहे थे, लेकिन उनके अचानक से जो दुर्भाग्यपूर्ण जो उनकी मृत्यु हुई, उसके कारण उनकी वो बुक अधूरी है। तो ये सोचो कैसा व्यक्तित्व था वो हर तरीके से संपूर्ण थे। तो लेखन कार्य भी उन्होंने अपने जीवन में किया। इस महान नेता को जो भी हम कर पाए उतना ही कम है। तो 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन नेताजी का जन्मदिन था। तो और इसके बाद इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी 125वीं जयंती में इंडिया गेट पे इनकी अभी डिजिटल मूर्ति लगाई है, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा ग्रेनाइट के पत्थर से। तो इस महान पुरुष को मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। जय हिंद।